इस कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी का पहला सीज़न ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप लोग वहां से भी जाकर देख सकते हैं। पंखुड़ी और पंक्ति अब दोनों डाइनिंग टेबल पर आकर बैठी, तभी प्रलय किचन से बाहर निकला और बोला, टन टना टन। ये बोलते हुए उसके हाथ में एक प्लेट थी जो ढक्कन से ढकी हुई थी। उसे लेकर प्रलय अब आगे की तरफ आया। मोमोज की खुशबू से बाकी सारे लोग भी डाइनिंग टेबल पर इकट्ठा हो गए थे। हालांकि मोमोज की डिमांड तो सिर्फ पंखुड़ी ने की थी, लेकिन अब सबके मुंह में पानी आ रहा था, जिससे सृष्टि, रागिनी और आश्रय भी शामिल था और प्रांश थोड़ा साइड में खड़ा था। वो तो प्रलय को देखकर हंस रहा था। एक गहरी सांस लेकर वो खुद से ही बोला, थैंक गॉड मैंने बेबी ना करने का डिसीजन लिया, वरना कल को मेरी भी यही हालत होती। ये बोलते हुए वो अपना सिर नामे हिला रहा था। वहीं प्रलय ने अब ढक्कन हटाया तो नीचे पंखुड़ी को मोमोज नजर आए और उनमें से ऊपर उठती हुई स्टीम, साथ में चिली गार्लिक सॉस और तंदूरी मेयोनीज भी था, जिसे देखते हुए पंखुड़ी का मुंह अब पूरी तरह पानी से भर चुका था। प्रलय ने वो प्लेट नीचे रखी तो पंखुड़ी ने अजीब सा मुंह बनाया। उसने वापस प्रलय की तरफ देखा। प्रलय तुरंत बोला, ऐसे मुंह क्या बना रही हो तुम? पंखुड़ी भी तुरंत बोली, ये क्या बात हुई ससुर जी, आपको तो मोमोज बनाने भी नहीं आते, आपने सारे मोमोज टेढ़े मेढ़े बनाए हैं। प्रलय उसे गुस्से से घूरते हुए बोला, हाँ, मेरा जन्म तो बबलू नेपाली मोमोज वाले के यहाँ पर हुआ था। पूरी जिंदगी मैंने मोमोज ही तो बनाए हैं। एक तो मैंने तुम्हारे लिए इतनी मेहनत की और तुम ऊपर से मुझे सुना रही हो। जाओ, अब तो मुझे तुम्हें ये मोमोज खिलाने ही नहीं है। इन्हें मैं खुद खा लूँगा और मेरी यूनिवर्स खा लेगी, है ना यूनिवर्स? उसकी बात पर सृष्टि ने तुरंत अपना चेहरा हाँ में हिला दिया। प्रलय ने अपनी प्लेट वापस उठा ली थी। पंखुड़ी ने तुरंत वो प्लेट वापस डाइनिंग टेबल पर रखी और बोली, आप तो किसी सास की तरह हो ससुर जी, जैसे बात बात पर सास नाराज हो जाती है वैसे ही आप भी नाराज हो जाते हो। और शायद आप भूल रहे हैं कि अभी भी आपके डाइवोर्स पेपर मेरे पास है। तो ज़्यादा चालाक मत बनिए, मुझे ये मोमोज खाने दीजिए। ये बोलकर उसने एक मोमोज उठाया और उसे चिल्ली गार्लिक सॉस में डिप करते हुए सीधा अपने मुंह में डाल लिया। फ्रांस तो हैरानी से उसकी तरफ देख रहा था। वो चिली गार्लिक सॉस कितनी ज़्यादा स्पाइसी होगी ये वो अंदाज़ा लगा सकता था, लेकिन यहाँ उसकी बीबी चिली गार्लिक सॉस ऐसे खा रही थी जैसे वो कोई मीठा हलवा हो उसके लिए। गार्लिक सॉस को देखते हुए फ्रांस को अपना और पंखुड़ी का चिली गार्लिक रोमांस याद आ रहा था। अब एक बार फिर से उसका मन पंखुड़ी के साथ रोमांस करने का करने लगा था। वहीं पंखुड़ी मोमोज को पूरी तरह से एंजॉय कर रही थी। पंक्ति मुंह में पानी लिए उसकी तरफ देख रही थी। पहले पंखुड़ी रिव्यू दे, उसके बाद ही वो मोमोज खाने वाली थी। और अब पंखुड़ी प्रलय की तरफ देखते हुए बोली, वाह ससुर जी, आपने तो राजू नेपाली मोमोज वाले को भी फेल कर दिया। इतने बढ़िया मोमोज तो वो भी नहीं बनाता जितने बढ़िया मोमोज आपने बनाए हैं। मुझे तो लग रहा है कि अब उसकी जगह आपको ही मोमोज का बिजनेस कर लेना चाहिए। कितना अच्छा लगेगा ना हमारा एक मोमोज का स्टॉल, जहाँ पर मोमोज आप बनाएंगे और बाहर मैं बैठूंगी, सबसे पेमेंट लूंगी। उसकी बात सुनकर प्रलय ने पलटकर प्रांस की तरफ देखा, जैसे उससे पूछ रहा है कि तुम इसे हैंडल कैसे करते हो, क्योंकि प्रलय का तो इतने में ही दिमाग घूम गया था। वहीं प्रांस भी तुरंत मुस्कुराते हुए बोला, अगर आप कहें तो मैं आपके इस बिजनेस सेटअप की अरेंजमेंट करवा दूं क्या? पर मुझे नाम बता दीजिए, आपको अपने स्टॉल का नाम क्या रखना है? मेरे हिसाब से तो प्रलय मोमोज वाला बेस्ट रहेगा, है ना पंखुड़ी? पंखुड़ी ने तुरंत अपना सर हाँ में हिलाया और उसने दूसरा मोमोज चिली गार्लिक सॉस में डीप किया और फिर पंक्ति की तरफ बढ़ाते हुए बोली, तुम इसे खाकर देखो, कैसे तुम्हारा बेबी तुम्हारे पेट के अंदर किक करने लगेगा। पंक्ति तुरंत बोली, पर अभी तो वो बहुत छोटा है भाभी। पंखुड़ी झट से बोली, लेकिन ये मोमोज बहुत बड़ा है, शायद कुछ फर्क पड़े। ये बोलकर अब उसने वो मोमोज पंक्ति के मुंह में डाल दिया था और अब पंक्ति भी उस मोमोज को अच्छे से एंजॉय करने लगी। सृष्टि आगे की तरफ आई और उसने भी एक मोमोज चिली गार्लिक सॉस में डिप करके सीधा अपने मुंह में डाल दिया। वो उस मोमोज को खाने के बाद बोली, मुझे भी यही लग रहा है डिस्ट्रॉयर कि आपको मोमोज का बिजनेस शुरू कर लेना चाहिए। प्रलय उसे घूर कर देखने लगा। पंक्ति को चिली गार्लिक सॉस की वजह से मिर्ची लग रही थी, इसलिए वो अब सीसी करने लगी। वो प्रलय की तरफ देखते हुए बोली,
ससुर जी, मेरी आइसक्रीम कहाँ है? जैसे ही उसने कहा, प्रलय ने तुरंत सर्वेंट की तरफ देखा। वो सर्वेंट जल्दी से भागते हुए अंदर की तरफ गई और फिर एक प्लेट में आइसक्रीम डालकर लेकर आई। अब पंखुड़ी और पंक्ति दोनों आइसक्रीम एंजॉय कर रहे थे और उनके साथ साथ रागिनी और सृष्टि भी। आश्रय भी साइड में बैठा नूडल्स खा रहा था और पंखुड़ी कभी मोमोज, कभी नूडल्स, तो कभी आइसक्रीम। फ्रांस मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रहा था, लेकिन तभी अचानक से उसका फ़ोन बजा। उसने अपने फ़ोन की स्क्रीन की तरफ देखा तो उसकी वो मुस्कुराहट गायब हो गई। फ़ोन पर बात करते हुए वो बाहर की तरफ चला गया। फ़ोन पर उसके मैनेजर अनुज का कॉल था। सामने से अनुज बोला, बॉस, एक लोकेशन का पता तो चला है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता कि वो लोकेशन रीवा की है या नहीं। जेल से निकलने के बाद हमने सोचा था कि वो तनुज के साथ उसके मेंशन में रहेगी, लेकिन तनुज उसे अपने मेंशन में लेकर नहीं गया। उसने रीवा को कहीं और रखा है और मैं पिछले 3 दिनों से उसकी लोकेशन पता लगवाने की कोशिश कर रहा था। आज एक लोकेशन पता तो चली है, पर कुछ कंफर्म नहीं। प्रांस तुरंत बोला, मुझे वो लोकेशन भेजो। ये बोलकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। अगले ही पल अनुज का मैसेज उसके फ़ोन पर आया। उसने पलट कर पीछे की तरफ देखा, जहाँ सब बिजी थे। अब प्रांस बिना किसी को कुछ कहे ही बाहर की तरफ आया और फिर अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल गया। वो उस लोकेशन पर जा रहा था जो लोकेशन अनुज ने उसे भेजी थी। उसका चेहरा इस वक्त एक्सप्रेशनलेस था। तकरीबन आधे घंटे बाद वो एक बिल्डिंग के बाहर पहुंचा। वो गाड़ी से निकला और लिफ्ट से होते हुए लास्ट सेकंड फ्लोर पर आया। उसे जो फ्लैट बताया गया था, अब वो उसके सामने ही खड़ा था। उसने डोरबेल बजाई तो अंदर से दरवाज़ा खुला, लेकिन अंदर रीवा नहीं थी, बल्कि कोई और था। प्रांस के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशंस आ गए। वो औरत प्रांस की तरफ देखते हुए बोली, जी बताइए, आपको किससे बात करनी है? किससे किससे मिलना है आपको? प्रांस पीछे की तरफ हट गया और सीधा लिफ्ट एरिया की तरफ बढ़ गया। वो औरत उसे देखती ही रह गई। प्रांस के चेहरे पर अब फ्रस्ट्रेशन भरे एक्सप्रेशंस थे। लिफ्ट में आकर उसने अपना हाथ जोर से लिफ्ट की वाल पर मारा और बोला, मैं इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता हूँ? अगर रीवा की लोकेशन इतनी आसानी से हाथ लगी है तो ऐसा हो ही नहीं सकता इसमें उसकी कोई साजिश ना हो। जरूर ये सब उस तुषार और रीवा का ही प्लान है, मुझे उस लोकेशन पर भेजकर कंफ्यूज करना। ओ गॉड, मैं उनके ट्रैप में कैसे आ सकता हूँ? मैं ऐसा सोच भी कैसे सकता हूँ कि इतनी जल्दी रीवा की लोकेशन मेरे हाथ लग सकती है? ये बोलते हुए अब उसकी फ्रस्ट्रेशन और भी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ दोपहर का लंच तो पंखुड़ी का मोमोज और नूडल्स खाकर ही हो गया था। अब तक तो उसे प्रांस की याद नहीं आई, लेकिन अब जब सबका खाना पीना हो गया तो वो अपनी नजरें इधर उधर घुमाने लगी। सामने सृष्टि खड़ी थी। वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, सासू माँ, वो कहाँ गए? सृष्टि ने भी पलट कर पीछे की तरफ देखा और बोली, पता नहीं, अभी थोड़ी देर पहले तो यहीं पर खड़ा था। पंखुड़ी तुरंत बोली, अब पता नहीं ये कहाँ पर गए, मुझे इनसे बहुत इम्पोर्टेंट काम था। सृष्टि हंसी और बोली, ऐसा भी क्या इम्पोर्टेंट काम था तुम्हें? पंखुड़ी बिना कुछ सोचे समझे बोली, कुछ खास नहीं, बस प्रेग्नेंट होना था। उसकी बात पर प्रलय जो बोतल से पानी पी रहा था, अचानक ही उसके मुंह से सारा पानी निकला और वो हैरानी से पंखुड़ी की तरफ देखने लगा। अब उसकी खांसी छूट गई थी। वहीं पंखुड़ी एक गहरी सांस लेकर बोली, अब पता नहीं वो कहाँ गए। एक तो पहले ही पंक्ति मुझसे आगे निकल चुकी है, उसके तो 3 महीने बीत भी गए। अब जान पता नहीं और मुझे कितनी देर करवाएंगे। बस आज जब भी वो आएंगे ना, तो मैं उन्हें कहूँगी मुझे जल्दी से प्रेग्नेंट कर दो, मुझे भी पंक्ति के साथ साथ ही बेबी चाहिए। उसकी बात सुनकर सब लोग आंखें फाड़कर उसकी तरफ देख रहे थे। आश्रय का खुद का चेहरा शर्म से लाल हो रहा था। उसे तो लगता था कि सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ी वही करता है, लेकिन यहाँ उसकी भाभी उसे अच्छा खासा कंपटीशन दे रही थी। सृष्टि भी कम नहीं थी। वो तुरंत बोली, ये तो तुमने बहुत अच्छी बात की पंखुड़ी। जब भी आज प्रांस घर आए ना, तब उससे बेबी की डिमांड जरूर करना। अब तो सीजन भी चल रहा है, बाद में सीजन निकल गया तो तुम्हें पूरा साल इंतजार करना पड़ेगा। पंखुड़ी ने अपना लोअर लिप हल्का सा अंदर की तरफ दबाया और बोली, अच्छा ऐसा भी होता है क्या सासू माँ? सृष्टि ने तुरंत अपना चेहरा हाँ में हिलाया। पंखुड़ी अब परेशान होते हुए बोली, फिर तो मुझे तुरंत अपने रूम में जाना पड़ेगा सासू माँ, ताकि अब मैं अच्छे से अपनी नींद पूरी कर सकूं,
क्या मैं अपने रूम में जाऊं? सृष्टि ने तुरंत अपना चेहरा हामी हिला दिया। पंखुड़ी खुद अकेली अपने रूम में चली गई थी। रागिनी भी हंसी से लोटपोट होते हुए अपने रूम में जा चुकी थी और अब वहां पर प्रलय और सृष्टि खड़े थे। प्रलय सृष्टि के पास आया और उसे इंटेंस नज़रों से देखते हुए बोला, डिवोर्स तो हमारा हुआ नहीं। अब मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना सीजन का फ़ायदा उठाते हुए मैं भी तुम्हें प्रेग्नेंट कर दूँ। सृष्टि हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप पागल हो गए हैं क्या डिस्ट्रॉयर? कैसी बातें कर रहे हैं आप? प्रलय ने तुरंत उसकी कमर पर अपना हाथ रखा और बोला, तुम्हें तो बातों से प्रॉब्लम हो रही है और मेरा तो सच में मूड कुछ हो रहा है। ये बोलकर उसने सृष्टि को सच में अपनी गोद में उठा लिया और सृष्टि के होश उड़ गए। वो जल्दी से बोली, पंखुड़ी मोमोज की एक प्लेट पर नहीं बिकती तो आज हमारा डिवोर्स हो चुका होता। कम से कम मैं आपके इस पागलपन से तो बच जाती। छोड़िए मुझे डिस्ट्रॉयर। लेकिन वो बोलती रह गई और प्रलय उसे रूम में लेकर चला गया। रात के तकरीबन 8:30 बजे प्रांस की गाड़ी पार्किंग एरिया में आकर रुकी और वो अंदर की तरफ आया। उसकी आंखें हल्की लाल थी। वो ड्रिंक करके आया था लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं। अंदर आते ही उसकी नज़र सीढ़ियाँ उतरती हुई पंखुड़ी पर गई जिसके चेहरे पर अलग ही एक्सप्रेशंस थे। नाराज़गी उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रही थी। प्रांस तुरंत आगे की तरफ आया और उसके नीचे आने से पहले ही खुद सीढ़ियाँ चढ़ते हुए बोला, तुम नीचे क्यों आ रही हो रोज पीटल? अभी डिनर नहीं लगा, अभी 5 मिनट लगेंगे। चलो ऊपर चलते हैं। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही पंखुड़ी ने प्रांस का हाथ अपनी कमर से हटाया और मुंह बनाते हुए नीचे की तरफ आ गई। प्रांस हैरान रह गया। अब तो उसने ऐसा कुछ किया ही नहीं था कि पंखुड़ी उसे नाराज़गी दिखाए। तो फिर ऐसे नाराज होने का कारण क्या हो सकता है? अब प्रांस को नशा होने लगा था। वो पंखुड़ी की तरफ देखते हुए ऊपर चलने का इशारा करने लगा। पंखुड़ी ने मुंह बनाया और रागिनी की तरफ देखते हुए बोली, आपको पता है चाची, मेरा ना बचपन में डांस एकेडमी ज्वाइन करने का मन था। मैंने डैड को बोला तो उन्होंने तुरंत मुझे डांस एकेडमी ज्वाइन करवा दी। रागिनी मुस्कुराई और बोली, ये तो बहुत अच्छी बात है। पंखुड़ी ने प्रांस की तरफ देखा और एक बार फिर से बोली, और जब मेरा कुकिंग क्लासेस ज्वाइन करने का मन था और मैंने मॉम को उसके बारे में बताया तो मॉम ने भी मेरा तुरंत कुकिंग क्लास में एडमिशन करवा दिया था। रागिनी एक बार फिर से हंसी और बोली, ये भी बहुत अच्छी बात है। अगर किसी चीज़ का मन हो तो वो तुरंत कर लेना चाहिए। पंखुड़ी अब मुंह बनाते हुए बोली, आपको तो ये बात समझ में आ गई रागिनी चाची, लेकिन किसी और को कैसे समझाऊं कि फ़िलहाल मेरा कुछ मन कर रहा है लेकिन सामने वाले का तो मुझ पर ध्यान ही नहीं है। उन्हें तो बस अपने काम में बिजी रहना है। यहाँ बेशक से उनका इंतज़ार करते रहो, उन्हें फ़ोन करते रहो, लेकिन किसी को मुझसे कोई लेना देना ही नहीं है। किसी को मुझसे कोई मतलब ही नहीं है। क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ रागिनी चाची? प्रांस के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशंस आ गए। भला इसमें खूबसूरती वाला मुद्दा कहाँ से आ गया? उसकी बीबी चलती कहीं और से थी लेकिन रास्ता गोल गोल घूमते हुए पहुंच कहीं और जाती थी। पर ले देकर प्रांस को इतना समझ आ गया था कि पंखुड़ी प्रेग्नेंट होना चाहती है और प्रेगनेंसी की वजह से ही तो प्रांस पहले ही परेशान था। ये सोच सोच कर कि कहीं पंखुड़ी प्रेग्नेंट तो नहीं, इसलिए वो और ज़्यादा देर वहाँ पर नहीं खड़ा रहा और तुरंत अपने कमरे में चला गया। उसे जाते हुए देख पंखुड़ी ने अब एक बार फिर से मुंह बनाया। रागिनी ने पंखुड़ी के गाल पर अपना हाथ रखा और बोली, तुम बहुत प्यारी हो पंखुड़ी, लेकिन कभी कभी मुझे तुम्हारी बातें समझ में नहीं आती। एक काम करना, अभी अभी तुमने जो मुझे मन की कहानी सुनाई थी वो अपनी सासू माँ को सुनाना, शायद उसे समझ में आ जाए। एक एक कर अब सब लोग डिनर के लिए बाहर आने लगे थे। प्रलय और सृष्टि भी अपने रूम में थे और डिनर के लिए बाहर की तरफ आ गए। जैसे ही उसकी नज़रें पंखुड़ी पर गई वो मुस्कुराई और बोली, तुमने अच्छे से रेस्ट कर लिया ना पंखुड़ी? पंखुड़ी मुंह बनाते हुए बोली, लेकिन रेस्ट करने का क्या फ़ायदा सासू माँ, जब रात को भी सोना ही है, क्योंकि और तो कुछ इनसे होता नहीं है। जब मन में आता है तो सारा दिन सारी रात मुझे प्यार करते हैं और अब जब मुझे प्रेग्नेंट होता है तो ये मुंह बनाकर घूम रहे हैं। सृष्टि ने आसपास देखा। फिलहाल वहाँ पर प्रलय नहीं था, वहाँ पर सिर्फ रागिनी और सृष्टि ही खड़े थे। सृष्टि के कानों में प्रांस की कही हुई बातें गूंज रही थी कि उसे बच्चा नहीं चाहिए और सृष्टि चाहती थी कि प्रांस और पंखुड़ी के बहुत सारे बच्चे हों। जैसे फिलहाल उन दोनों ने सृष्टि और प्रलय के नाक में दम कर रखा है, वैसे वो बच्चे पंखुड़ी और प्रांस के नाक में भी दम करें।
वो तुरंत पंखुड़ी के पास आई और उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर बोली, देखो पंखुड़ी, मैं तुम्हें 100 रुपये की एडवाइस दे रही हूँ। पंखुड़ी तुरंत बोली, लेकिन मेरे पास तो 100 रुपये खुले नहीं है सासू माँ। सृष्टि ने अपना माथा पीट लिया। उसने एक गहरी सांस ली और बोली, कोई बात नहीं, अभी नहीं है तो फिर और कभी दे देना। पंखुड़ी हंसकर बोली, मैं दुनिया की पहली बहू हूँ जो अपनी सासू माँ के साथ उधार कर रही हूँ, है ना सासू माँ? डोंट वरी सासू माँ, मैं आपके पैसे आपको दे दूँगी। सृष्टि ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और बोली, फिलहाल तुम पैसों पर ध्यान मत दो, तुम मेरी एडवाइस पर ध्यान दो। पंखुड़ी तुरंत बोली, हाँ हाँ सासू माँ, आप मुझे एडवाइस दीजिए। सृष्टि अब हल्का सा उसके चेहरे पर झुकी और बोली, पति किसी की बात नहीं मानते हैं, पत्नियों की तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन वे पत्नियों का फर्ज होता है कि उन्हें अपनी बात अपने पतियों से कैसे मनमानी है, और हर पत्नी के पास एक हथियार होता है। पंखुड़ी चौंकते हुए बोली, लेकिन मेरे पास तो कोई हथियार नहीं है सासू माँ, तो मैं क्या करूँ? एक काम करती हूँ। ये बोलकर वो तुरंत डाइनिंग टेबल पर झुकी और उसने वहाँ पर रखा हुआ तेज धार चाकू उठा लिया और उसे सृष्टि के सामने करते हुए बोली, ये हथियार चलेगा क्या सासू माँ? सृष्टि का मन कर रहा था कि अब अपना सर वो दीवार पर फोड़ ले। वो पंखुड़ी के हाथों से वो चाकू लेकर साइड में रखते हुए बोली, अपने पति को काटना नहीं है, अपने पति को मनाना है। हथियार से मेरा मतलब है खूबसूरती का हथियार, हुस्न का हथियार, अदाओं का हथियार, ऐसा हथियार जिनके सामने पति अपने हाथ खड़े कर देते हैं। पंखुड़ी ने अब अपनी आंखों को गोल गोल घुमाया और बोली, अच्छा, मतलब खूबसूरती का हथियार, जैसे कि मेरी खूबसूरती। मैं अच्छे से तैयार होकर अपने पति के सामने जाऊं और उनसे अपनी बात कहूं तो वो मान जाएंगे? सृष्टि तुरंत बोली, ये की ना तुमने मेरी बहू वाली बात। अब ऐसा लग रहा है कि हाँ, तुम सच में मेरी बहू हो। पंखुड़ी ने मुंह बनाते हुए कहा, ऐसा तो मत कहिए सासू माँ, मेरा दिमाग थोड़ा कम चलता है तो क्या हुआ, बहू तो मैं आपकी ही हूँ ना। सृष्टि उसकी बलैया लेते हुए बोली, हाँ हाँ, तुम मेरी ही बहू हो। अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। जैसे ही डिनर खत्म होगा अपने रूम में जाना और फिर कोई रेड या ब्लैक कलर की नाइटी पहनकर अदाओं के साथ उसके सामने जाना। उसकी क्या मजाल कि वो तुम्हारी बात ना माने। और वैसे भी अभी तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है पंखुड़ी, अभी तो बहुत टाइम है, तुम कभी भी प्रेग्नेंट हो सकती हो। आई मीन साल, 1.5, 2 साल बाद। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही पंखुड़ी बोली, नहीं नहीं सासू माँ, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। पंक्ति तो तब तक 2-4 बार प्रेग्नेंट हो जाएगी, ऐसे तो उसके बहुत सारे बच्चे हो जाएंगे और मेरा तो एक भी बेबी नहीं होगा। मुझे इतना टाइम नहीं लगाना, मुझे तो जल्दी से प्रेग्नेंट होना है। सृष्टि मुस्कुरा कर बोली, तो बस तुम आज ही काम पर लग जाओ। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, जितने भी दिन लगेंगे, लेकिन अब अपनी बात मनवा कर ही रहना। पंखुड़ी अब मुस्कुराकर अपना सर हाँ में हिलाने लगी। तभी प्रांस भी सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे की तरफ आया। पहले पंखुड़ी उसे मुंह चिढ़ा रही थी, लेकिन अब जैसे ही प्रांस नीचे की तरफ आया और आकर अपनी चेयर पर बैठा, पंखुड़ी तुरंत उसके पास आई और उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर बोली, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी जी। ये बोलते हुए उसने अपनी पलकों को बार बार झपकाया। प्रांस हैरानी से उसकी तरफ देख रहा था कि अचानक से पंखुड़ी का मूड चेंज कैसे हो गया। अभी तो वो नाराज़गी मोड पर थी, तो अभी एकदम से ऐसे मासूमियत मोड कैसे ऑन हो गया। उसने अब अपनी तिरछी नजरें सृष्टि और रागिनी पर डाली, जो चुपचाप सामने की तरफ बैठकर अपना डिनर लेने लगी थी। प्रांस ने पंखुड़ी की तरफ देखा और बोला, अब तुम मुझसे नाराज नहीं हो? पंखुड़ी ने एक बार फिर से उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और बोली, कैसी बातें कर रहे हो जी आप? मैं आपसे नाराज हो सकती हूँ क्या? आप तो मेरे प्यारे पति हो। प्रांस अपने अपर लिप को हल्का सा ऊपर उठाकर बोला, हाँ, मेरे अंदर तो गुलाबों के गुलदस्ते लगे हैं। ये बोलकर वो अब एक बार फिर से टेढ़ी टेढ़ी नज़रों से सृष्टि और रागिनी की तरफ देखने लगा था। उसे पूरा यकीन था कि हो ना हो ये सारा कमाल उन दोनों का ही है। सर्वेंट ने अब पंखुड़ी और प्रांस को भी डिनर सर्व किया और फिर साइड में हट गई। पंखुड़ी ने खुद से निवाला बनाकर प्रांस की तरफ बढ़ाया। प्रांस भी मुस्कुरा रहा था। बेशक से कारण कोई भी हो, लेकिन उसकी रोज पीटल उसे अपने हाथों से खाना खिला रही थी, ये उसके लिए मैटर करता था। तकरीबन 10-15 मिनट में सबका डिनर खत्म हुआ। जैसे ही डिनर खत्म हुआ, पंखुड़ी अपनी जगह से उठी और बोली,
मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, अब मैं अपने रूम में जाती हूँ। ये बोलकर वो तुरंत सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर की तरफ भाग गई, जैसे ऊपर कोई ट्रेन आ रही हो जो उससे मिस न हो जाए। प्रांस तो अभी तक अपनी जगह से उठा भी नहीं था और पंखुड़ी ने रूम में जाकर दरवाज़ा भी बंद कर लिया था। आश्रय और पंक्ति मुस्कुराते हुए बाहर की तरफ चले गए और बाकी सब भी अपने अपने रूम में जा चुके थे। प्रांस सिगरेट पीने के लिए कभी कभी गार्डन एरिया में चला जाता था, लेकिन अब आश्रय और पंक्ति को गार्डन में जाते हुए देख ऊपर अपने रूम में आया। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला उसकी नज़र बेड पर गई। वो यही सोच रहा था कि अब तक तो पंखुड़ी बेड पर लेट गई होगी, लेकिन पंखुड़ी बेड पर नहीं थी। प्रांस के चेहरे पर अब सवालिया एक्सप्रेशंस आ गए। वो अंदर की तरफ आया, लेकिन जैसे ही पंखुड़ी को बुलाने के लिए उसने अपने होठों को खोला, अचानक से एक हाथ उसके सीने पर नीचे से ऊपर की तरफ आया। एक पल के लिए प्रांस को लगा जैसे किसी ने उसकी जान ही निकाल ली हो और अब उसकी नज़रें पंखुड़ी पर थी, जो बिल्कुल उसके सामने खड़ी थी। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे और इस वक्त पंखुड़ी ने ब्लैक कलर की नाइटी पहनी हुई थी, जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। प्रांस को शराब से ज़्यादा नशा पंखुड़ी की मौजूदगी का होने लगा था। वहीं पंखुड़ी भी बेहद प्यारी और नर्म आवाज़ में बोली, शान। प्रांस ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखा और उसे अपने करीब खींचते हुए बोला, तुम तो बोल रही थी कि तुम्हें बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, अब तुम्हारी नींद को क्या हुआ? पंखुड़ी उसकी चेस्ट पर उंगलियां फेरते हुए बोली, मेरी नींदें तो आपने उड़ा रखी है जान। नींद का तो बहाना था, मुझे तो आपकी बाहों में आना था, लेकिन आपने इतना वक्त लगा दिया। आपको पता है मैं कितना इंतज़ार कर रही थी आपके लिए। प्रांस उसके चेहरे पर झुका और बोला, कितना इंतज़ार? पंखुड़ी ने उसकी गर्दन को हल्के से पकड़ा और बोली, बहुत ज़्यादा इंतज़ार। और अब आप मेरा इंतज़ार ख़त्म कर दीजिए ना जान, मुझे आपके पास रहना है, आपको महसूस करना है। उसकी बात पर प्रांस मुस्कुराया और बोला, मुझे नहीं पता था कि मेरी रोज पीटल इतनी ज़्यादा बेताब होगी मेरे प्यार के लिए। शाम को तो तुम नाराज़ थी, अब इतनी जल्दी इतना चेंज कैसे? पंखुड़ी ने मुंह बनाया और बोली, आप भी ना किसी क्वेश्चन पेपर से कम नहीं है जान। इन सब सवालों को छोड़िए और मेरे साथ चलिए, आज मैं आपको प्यार करूँगी। उसने प्रांस का हाथ पकड़ा और उसे बिस्तर की तरफ ले गई। प्रांस उसकी तरफ देखता रहा। पंखुड़ी थोड़ी तेजी से चल रही थी, उसकी चाल में एक अलग आत्मविश्वास था और प्रांस उसकी सुंदरता में खोता जा रहा था। पंखुड़ी ने बिस्तर पर पहुंचकर प्रांस के कंधों पर हाथ रखा और उसे नीचे बैठाया। प्रांस ने उसकी आंखों में देखा, उनमें एक गहरी मोहब्बत थी। उसने उसकी हथेलियों को थामा और धीरे से कहा, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो पंखुड़ी। पंखुड़ी मुस्कुराई और बोली, और आप हमेशा की तरह बहुत प्यारे। वो उसके पास झुकी और उसके होठों पर एक हल्की सी किस कर दी। उस एक स्पर्श में इतना अपनापन था कि प्रांस की सांसें थम सी गई। पंखुड़ी ने उसके बालों में हाथ फेरा और उसके सीने पर सिर रख दिया। प्रांस ने भी उसे अपनी बाहों में समेट लिया। दोनों कुछ देर तक ऐसे ही चुपचाप बैठे रहे, मानो एक दूसरे की धड़कनों में सुकून ढूंढ रहे हों। फिर प्रांस ने उसके गाल पर हल्का सा चुम्बन दिया और बोला, तुम्हारे बिना ये घर अधूरा लगता है। पंखुड़ी ने आंखें बंद करते हुए कहा, और मुझे आपके बिना जिंदगी अधूरी लगती है जान। उसके बाद दोनों ने एक दूसरे को और करीब खींच लिया। कमरे में बस उनकी सांसों की आवाज़ गूंज रही थी, कोई जल्दबाजी नहीं, बस एक सुकून भरा पल था जिसमें प्यार, अपनापन और भरोसा था। कुछ देर बाद दोनों एक दूसरे की बाहों में खोए हुए सो गए। उन दोनों के चेहरे पर संतोष की एक शांत मुस्कान थी। सुबह का वक्त तकरीबन 9 बजे पंखुड़ी की आंखें खुली। वो बिस्तर पर उठकर बैठी, चेहरे पर हल्की थकान थी मगर दिल में सुकून। वो तैयार होकर नीचे आई जहाँ सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे। सृष्टि और रागिनी उसे देखकर मुस्कुराई। उन्हें अंदाजा था कि कल रात पंखुड़ी और प्रांस के बीच सब ठीक हुआ होगा। सृष्टि बोली, आओ बेटा, तुम्हारा फेवरेट नाश्ता बनाया है, लेकिन सोचा तुम थकी होगी इसलिए डिस्टर्ब नहीं किया। पंखुड़ी मुस्कुराई और बोली, मुझे बहुत भूख लगी है सासू माँ, मैं बस ब्रेकफास्ट करने के लिए आई हूँ, फिर दोबारा सोने जाऊँगी। पता नहीं क्यों नींद पूरी नहीं हो रही। उसकी बात पर सृष्टि हंस पड़ी। तभी प्रलय बोला, मैं सोच रहा हूँ बिजनेस के सिलसिले में प्रांस को कुछ दिनों के लिए आउट ऑफ इंडिया भेज दूँ। पंखुड़ी ने तुरंत कहा, ठीक है भेज दीजिए। प्रलय हैरान रह गया। अगले ही पल पंखुड़ी बोली,
और मैं सासू माँ के साथ वेकेशन पर चली जाऊंगी, पूरे 2 महीने का वेकेशन। आप घर पर आराम से रहिएगा ससुर जी। उसकी बात सुनकर प्रलय तुरंत बोला, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है प्रांस के जाने की, किसी और को भेजा जा सकता है। ये कहकर उसने जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट शुरू किया। अब चाहे किसी से भी प्रलय राणा को डर ना लगे, लेकिन फिलहाल उसकी बहू रानी का डर उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। फ्रांस को छोड़कर बाकी सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे थे और इस वक्त सबके बीच हंसी मजाक ही चल रहा था। आज सृष्टि ने पंखुड़ी के लिए उसके फेवरेट आलू के पराठे बनाए थे, जो पंखुड़ी मज़े से खा रही थी और मज़े मज़े के चक्कर में उसने पूरा एक पराठा एक्स्ट्रा खा लिया था, और वो भी मक्खन के साथ। अब उसका पेट फटने को हो रहा था। वो डाइनिंग टेबल से उठी और बोली, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मेरा पेट ही फट जाएगा, पर कोई बात नहीं, अभी तो फ़िलहाल मेरा पेट फट सकता है। अभी तो मैं प्रेग्नेंट भी नहीं हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बोलकर उसने गहरी सांस ली। सृष्टि ने उसकी बात सुनकर अपना माथा पीट लिया। रागिनी सृष्टि की तरफ देखते हुए बोली, आप और पंखुड़ी बेवजह जिद कर रही हो कि आपको बच्चा चाहिए। मुझे तो पंखुड़ी के हाल देखकर लगता है कि कम से कम 10-12 साल तो अभी पंखुड़ी को ही बड़े होने में लगेंगे। एक साथ इतने बच्चे आप कैसे संभालेंगे सृष्टि जी? ये बोलते हुए उसने सार्कास्टिक सा मुंह बनाया। रागिनी की बात पर सृष्टि भी तुरंत बोली, तो तुम किस लिए हो? मैं पंखुड़ी और प्रांस के बच्चों को अच्छी तरह से संभाल लूंगी, तुम बस पंखुड़ी को संभाल लेना। रागिनी ने तुरंत अपने हाथ जोड़ लिए और बोली, बेशक से पूरे मोहल्ले के 10-12 बच्चे लाकर दे दो, मैं उन्हें संभाल लूंगी, लेकिन तुम्हारी इस निकम्मी पंखुड़ी को मैं नहीं संभालने वाली। बाकी बच्चों के तो रोने भर से पता चल जाता है कि आखिर वो रो क्यों रहे हैं, लेकिन इसका तो कुछ समझ नहीं आता। कभी कभी रोते हुए हंसने लग जाती है, हंसते हुए रोने लग जाती है, छोटी छोटी बात पर जिद करती है और बड़ी बड़ी बातों पर एकदम चुप हो जाती है। अगर कोई इससे पूछे कि पहले दुनिया में मुर्गी आई या अंडा, तो ये जवाब देगी, पता नहीं, मैं तो जब आई थी तब वो दोनों ही दुनिया में थे और अब मुझे दोनों पसंद है। उसकी बात पर सृष्टि हंसने लगी। पंखुड़ी कुछ ही कदमों की दूरी पर खड़ी थी। वो सृष्टि की तरफ देखते हुए बोली, आप इतना क्यों हंस रही हैं सासू माँ? अगर कोई हंसने वाली बात है तो मुझे भी बताइए ना, मैं भी हंसूंगी। उसकी बात पर रागिनी जल्दी से बोली, बता दो तुम्हारी प्यारी बहू रानी को कि तुम किस बात पर हंस रही हो। सृष्टि ने तुरंत अपनी आंखों को बड़ा किया। पंखुड़ी उन्हें सवालिया नज़रों से देख रही थी। पंक्ति भी आकर सोफे पर बैठ गई। अभी तो फिलहाल उसने ब्रेकफास्ट किया था, तो उसका रेस्ट करने का भी मन नहीं कर रहा था, इसलिए वो तो बस उसकी नोक झोंक इंजॉय कर रही थी। आश्रय भी उसके पास आया और उसके चेहरे पर हल्का सा झुका। पंक्ति एकदम से सहम गई। वो धीमी सी आवाज़ में बोली, सब लोग खड़े हैं यहाँ पर आश्रय जी। आश्रय ने उसके माथे को चूमा और बोला, तो यहाँ पर जितने भी लोग खड़े हैं सब अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हैं, तो मैं अपनी बीवी से प्यार क्यों नहीं कर सकता? ये बोलकर अब वो पीछे की तरफ हट गया। पंक्ति का चेहरा शर्म से लाल हो रहा था। आश्रय अब मुस्कुराते हुए बाहर की तरफ चला गया। प्रलय तुरंत सृष्टि की तरफ बढ़ते हुए बोला, मैं भी तो किसी का पति हूँ, यहाँ पर मेरी भी तो बीबी है, मैं भी तो ऑफिस जा रहा हूँ, तो मुझे भी अपनी बीबी को ऐसे ही बाय बोलना चाहिए। सृष्टि उसे घूर कर देख रही थी। वो मुंह बनाते हुए बोली, मुझे तो लगा था कि बच्चों का ही शौक होता है अपने बाप की तरह बनने का, यहाँ तो उनका बाप भी उनकी कॉपी पेस्ट करने में लगा हुआ है। प्रलय हंसा और बोला, अरे तुम एक बार इजाज़त तो दो, मैं अपने बच्चों की बहुत सारी कॉपियाँ यहाँ पर खड़ा ना कर दूँ तो मुझे कहना। ये बोलकर वो जैसे ही सृष्टि के माथे पर झुकने लगा, अचानक से ही उन्हें पीछे से एक अजीब सी आवाज़ आई। उन दोनों ने सामने पंखुड़ी की तरफ देखा, जिसने अपने मुंह पर अपना हाथ रखा हुआ था, और वो जल्दी से वॉशरूम की तरफ भाग गई। सृष्टि, रागिनी, प्रलय और पंक्ति चारों की आंखें बड़ी हो चुकी थी। सृष्टि तुरंत बोली, मैं संभालती हूँ उसे। रागिनी उसे रोकते हुए बोली, तुम रुको, मैं जाती हूँ। ये बोलकर वो वॉशरूम की तरफ आई, जहाँ पर पंखुड़ी वोमिट कर रही थी। रागिनी ने आकर उसकी पीठ को सहलाना शुरू किया और उसे देखते हुए बोली, तुम ठीक तो हो ना पंखुड़ी? पंखुड़ी ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया। उसने अपना चेहरा साफ किया और फिर रागिनी के साथ बाहर की तरफ आई। जैसे ही वो बाहर आई, वो मुस्कुराते हुए सृष्टि के पास आई और बोली, सासू माँ, शान तो 5G नेटवर्क से भी बहुत ज़्यादा तेज निकले। अभी कल रात ही तो हमने, और आज ही मैं प्रेग्नेंट भी हो गई।
उसकी बात सुनकर सीढ़ियां उतर रहे प्रांस को एकदम से खांसी छूट गई। वो पहले सबको हैरानी से देख रहा था कि सब लोग ऐसे हॉल में खड़े क्यों हैं, लेकिन पंखुड़ी को अब वॉशरूम से आते हुए देख उसे अजीब भी लगा। और जिस तरह से उसने अपनी बात कही उसके बाद तो उसके होश ही उड़ गए थे। पंखुड़ी ने भी अब प्रांस की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए उसके पास आई। वो उसका हाथ पकड़कर बोली, कांग्रेचुलेशंस जान, हम मॉम डैड बनने वाले हैं, मैं प्रेग्नेंट हूँ। उसकी बात सुनते हुए प्रांस ने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला। वहीं सृष्टि और बाकी सबकी हैरानी भरी नजरें पंखुड़ी पर ही टिकी थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो पंखुड़ी को क्या ही कहे। अगर वो प्रेग्नेंट है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस तरह से वो खुश हो रही थी, अगर वो प्रेग्नेंट नहीं हुई तो उसे कितना हर्ट होगा, ये सोचकर सबको बुरा भी लग रहा था। प्रांस ने पंखुड़ी के गाल पर अपना हाथ रखा और बोला, क्या बात कर रही हो तुम रोज पीटल, ऐसा नहीं होता है। तुम्हें वोमिट आई थी ना, तो ज़रूरी नहीं कि वोमिट आने का मतलब प्रेगनेंसी। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही पंखुड़ी बोली, ऐसी कैसी प्रेगनेंसी नहीं है, मैंने कहा ना मैं प्रेग्नेंट हूँ जान, इट मीन्स मैं प्रेग्नेंट ही हूँ, मैं फील कर सकती हूँ। प्रांस अब और भी ज़्यादा प्यार से बोला, ऐसे फील नहीं होता है रोज पीटल, तुम प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। पंखुड़ी गुस्से से बोली, अजीब बात है, पहले तो आप मुझे प्रेग्नेंट कर नहीं रहे थे और आप मेरी प्रेगनेंसी मानने से इनकार कर रहे हैं। भला ये भी कोई बात होती है क्या? जब मैं कह रही हूँ मैं प्रेग्नेंट हूँ तो आप मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं कर रहे हो? ये बोलते हुए अब उसकी आंखों में नमी तर गई थी। प्रेगनेंसी वाली बात पंखुड़ी के दिमाग में बैठ चुकी थी और अब उसे किसी भी हालत में प्रेगनेंसी चाहिए थी। फ्रांस ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, तुम मेरे साथ ऊपर चलो। पंखुड़ी ने तुरंत अपना हाथ छुड़ाया और बोली, मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना जान, मुझे 3 दिन से लगातार वोमिट हो रही है, लेकिन उस टाइम पर मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। लेकिन कल के बाद आज वोमिट होना मतलब मेरी प्रेगनेंसी कन्फर्म है। उसकी बात पर सृष्टि धीमी सी आवाज़ में बोली, मुझे लगता है हमें प्रांस और पंखुड़ी को अकेले छोड़ देना चाहिए। उसकी बात पर पंक्ति और रागिनी तुरंत अपने अपने रूम में चली गई। प्रलय भी ऑफिस के लिए निकल रहा था, लेकिन फिर अचानक ही वो रुका और प्रांस की तरफ देखते हुए बोला, मुझे लगता है तुम्हें पंखुड़ी को लेकर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। प्रांस इस बार गुस्से से बोला, मुझे पंखुड़ी को लेकर हॉस्पिटल नहीं बल्कि किसी स्कूल या कॉलेज में लेकर जाना चाहिए, जो इतनी सी बात नहीं समझ पा रही है कि ऐसे एक ही रात में प्रेगनेंसी नहीं होती है। आई थिंक मुझे पंखुड़ी की स्टडी वापस कंटिन्यू करवानी चाहिए, ताकि अब वो अपना बचपना छोड़कर अपनी लाइफ में थोड़ा फोकस हो सके। उसकी बात पर पंखुड़ी की आंखों में आंसू और भी ज़्यादा तेज़ी से बहने लगे। उसने ज़ोर से प्रांस को धक्का दिया और बोली, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी चाहिए, आप अपने एडमिशन किसी कॉलेज या स्कूल में करवाइए, मुझे कोई स्टडी नहीं करनी। मुझे प्रेगनेंसी चाहिए और मैं जानती हूँ मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे आपसे कोई कन्फर्मेशन नहीं चाहिए। ये बोलते हुए वो बुरी तरह से सुबक रही थी और अब वो रोते हुए सीधा अपने रूम में चली गई थी। प्रलय गुस्से से प्रांस की तरफ देखते हुए बोला, ये कौन सा तरीका हुआ पंखुड़ी से बात करने का? तुम जानते हो ना वो कितनी सॉफ्ट है, तुम उससे ऐसे रूड होकर बात नहीं कर सकते। प्रांस बिना किसी एक्सप्रेशंस के बोला, प्लीज़ डैड, आप हम दोनों के बीच में मत आइए, हम दोनों का जो भी है। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही प्रलय गुस्से से बोला, बेटी है वो मेरी, अगर उसकी आंखों में तुम्हारी वजह से एक भी आंसू आया तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। ज़रा संभल कर पेश आना उससे, मैं उसे हर्ट होते हुए नहीं देखूँगा। ये बोलते हुए प्रलय की आवाज़ में वार्निंग साफ नजर आ रही थी। प्रांस उसकी तरफ देखता ही रह गया और प्रलय अब सृष्टि की तरफ घुमा और बोला, अगर पंखुड़ी के लिए टेस्ट की ज़रूरत पड़ी तो मुझे मैसेज कर देना, मैं डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लूँगा। किसी और को ज़रूरत नहीं है उसे हॉस्पिटल लेकर जाने की। ये बोलकर प्रलय अब सीधा बाहर की तरफ चला गया। प्रांस गुस्से से बोला, एक बार अगर मैंने कह दिया मुझे पंखुड़ी की प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, इट मीन्स नहीं चाहिए। प्रलय ने उसकी बात सुनी लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। वो अब बाहर की तरफ जा चुका था और प्रांस ने भी अपने माथे पर अपना हाथ रख लिया। उसके कानों में कुछ बातें गूंज रही थी जो उसे हद से ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही थी। अब तक वो नॉर्मल पेश आ रहा था, लेकिन आज जो कुछ हुआ उसके बाद उसके चेहरे पर हद से ज़्यादा परेशानी झलक रही थी। सृष्टि उसके पास आई और बोली, ऐसी भी क्या बात है प्रांस जो तुम पंखुड़ी को प्रेग्नेंट होते हुए नहीं देखना चाहते? प्रेगनेंसी तो हर लड़की की खुद किस्मती।
प्रांस झल्लाकर बोला, अरे नहीं चाहिए यार कोई भी खुदकिस्मती। मैंने एक बार बोल दिया कि मुझे और पंखुड़ी को कोई बेबीज नहीं पैदा करने हैं, तो आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? प्रेगनेंसी एक कपल का म्यूचुअल डिसीजन होता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। सिर्फ पंखुड़ी के कहने से प्रेगनेंसी नहीं हो जाएगी। अगर मैं इस चीज़ को लेकर रेडी नहीं हूँ या मैं इस चीज़ को नहीं चाहता, इट मीन्स ये चीज़ नहीं होगी। और फिर बेशक से पंखुड़ी रूठती है तो रूठ जाए, आई डोंट केयर। एक बार मैंने जो फैसला ले लिया, वो फैसला बदला नहीं जा सकता। ये बोलकर वो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए वापस अपने रूम में चला गया। वहीं दूसरी तरफ पंखुड़ी अपने बेड पर बैठी हुई सुबक सुबक कर रो रही थी। उसकी आंखों से आंसू तेजी से बह रहे थे। प्रांस जैसे ही रूम में आया, उसने शिकायत भरी नज़रों से उसकी तरफ देखा और फिर अपनी नज़रों को दूसरी तरफ घुमा लिया। प्रांस उसकी तरफ देखते हुए बोला, रोने का कोई फ़ायदा नहीं। बेशक से तुम जितना मर्जी रोती रहो रोज़ पीटर, लेकिन तुम्हारी ये बात मैं नहीं मान सकता। पंखुड़ी ने अपना चेहरा दूसरी तरफ ही घुमाए रखा। उसने प्रांस की तरफ देखा भी नहीं। तो अब प्रांस उसके सामने आकर बैठा और बोला, मेरी तरफ देखो। पंखुड़ी गुस्से से बोली, मुझे नहीं देखना। प्रांस एक बार फिर आराम से बोला, मैंने कहा ना मेरी तरफ देखो। पंखुड़ी भी मुंह बनाकर बोली, मैंने कहा ना मुझे नहीं देखना। प्रांस ने अब उसके गाल पर अपना हाथ रखा और उसे एक झटके से अपनी तरफ घुमाया। तो पंखुड़ी एक बार फिर उसे जोर से धक्का दिया और बोली, जब मैंने आपसे कह दिया कि मुझे आपसे बात नहीं करनी, तो क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हैं आप? उसकी इस हरकत पर प्रांस का चेहरा गुस्से से कांपने लगा था। पहले भी पंखुड़ी ने उसे सीढ़ियों पर धक्का दिया था और अब एक बार फिर से पंखुड़ी ने उसे धक्का दिया तो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने तुरंत पंखुड़ी की कलाई पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और फिर उसकी कलाई को मरोड़कर उसकी पीठ से लगा दिया और गुस्से से उसके ऊपर झुका और बोला, मैं तुम्हारे साथ सॉफ्टली पेश आता हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारी हर एक बात मानता हूँ, तुम्हें बच्चों की तरह ट्रीट करता हूँ। इट डजेंट मीन कि तुम मुझे इस तरह से धक्का दोगी। आइंदा अगर मेरे साथ इस तरह से बदतमीजी की तो। पंखुड़ी उसकी बात पूरी होने से पहले ही रोते हुए बोली, मुझे दर्द हो रहा है। जैसे ही उसने कहा, प्रांस का हाथ उसकी कलाई पर से ढीला हो गया। वो उसे चुपचाप देखने लगा और पंखुड़ी अब अपने आंसू साफ करते हुए तुरंत बिस्तर से उठी और रूम से बाहर की तरफ चली गई। पहले तो प्रांस का उसे यूं सबके सामने डांटना और अब उसकी कलाई को मरोड़ना उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहा था। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे की तरफ आई और बाहर आकर गाड़ी में बैठ गई। ड्राइवर ने तुरंत पूछा, आपको कहीं जाना है क्या मेम साहब? पंखुड़ी ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा, ग्रोवर मेंशन। उसके कहने पर ड्राइवर ने चुपचाप गाड़ी राणा मेंशन से बाहर की तरफ निकाल दी। वहीं दूसरी तरफ प्रांस ने एक गहरी सांस ली और बोला, काम डाउन प्रांस, तुम इस तरह से पंखुड़ी के साथ पेश नहीं आ सकते। ना जाने उसे कितना दर्द हो रहा होगा, वो कितनी हर्ट हो रही होगी। तुम्हें ये प्रेगनेंसी नहीं चाहिए बिकॉज तुम रीज़न जानते हो, लेकिन वो रीज़न नहीं जानती। मुझे उसे समझाना होगा। ये बोलकर वो एक बार फिर से गहरी सांस लेकर अपनी जगह से उठा और फिर रूम से बाहर निकला। नीचे आकर वो सीधा सृष्टि के रूम में आया, क्योंकि वो जानता था कि पंखुड़ी उससे रूठकर सीधा सृष्टि के पास आई होगी। लेकिन जब उसने सृष्टि के रूम का दरवाज़ा खोला तो सृष्टि अकेली बेड पर बैठी थी और अपने फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। प्रांस ने अपनी नज़रें इधर उधर घुमाई। सृष्टि ने तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट किया और फिर प्रांस की तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ, क्या ढूंढ रहे हो तुम? प्रांस जल्दी से बोला, वो पंखुड़ी। सृष्टि ने अपना चेहरा नामी हिलाया और बोली, लेकिन वो तो यहाँ पर नहीं आई। उसकी बात पर प्रांस हैरान रह गया। उसे तो लग रहा था कि उससे नाराज़ होकर पंखुड़ी सृष्टि के पास ही गई होगी, लेकिन सृष्टि पंखुड़ी के पास नहीं आई। ये सोचकर अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि पंखुड़ी कहाँ गई। वो बाहर हाल की तरफ आया। तभी उसकी नज़र रागिनी पर गई, जो किचन की तरफ जा रही थी। वो उसे रोकते हुए बोला, रागिनी चाची, आपने पंखुड़ी को देखा क्या? रागिनी ने अपना चेहरा नामी हिलाया और बोली, नहीं तो अभी थोड़ी देर पहले तो वो ऊपर अपने रूम में गई थी। उसके बाद से तो मैंने पंखुड़ी को कहीं नहीं देखा। प्रांस के चेहरे पर परेशानी अब और भी ज़्यादा झलकने लगी थी। वहीं सृष्टि भी उसके साथ बाहर की तरफ आ गई थी।
फ्रांस ने सर्वेंट को बोला तो 2-3 सर्वेंट अब पूरे घर में पंखुड़ी को ढूंढ रहे थे, लेकिन तकरीबन 5 मिनट बाद जब ये कन्फर्म हो गया कि पंखुड़ी घर के अंदर नहीं है, तो अब फ्रांस सृष्टि और रागिनी के साथ बाहर की तरफ आया। पंक्ति इस वक्त अपने रूम में थी, वो रेस्ट कर रही थी, तो उसे इन सब चीज़ों के बारे में कुछ नहीं पता था। फ्रांस ने वहां खड़े एक ड्राइवर से पंखुड़ी के बारे में पूछा, तो उस ड्राइवर ने बताया कि अभी कुछ देर पहले ही पंखुड़ी एक दूसरे ड्राइवर के साथ ग्रोवर मेंशन के लिए निकली है। ग्रोवर मेंशन का नाम सुनकर ही फ्रांस ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां कस ली थी। उसे जो चीज़ सबसे ज़्यादा इरिटेट करती थी वो यही थी कि पंखुड़ी का नाराज़ होकर उसके मायके चले जाना। फ्रांस अपना और पंखुड़ी का बेबी क्यों नहीं चाहता है? वो किस रीज़न की बात कर रहा है? क्या पंखुड़ी को कोई प्रॉब्लम है? इन सवालों का जवाब जानने के लिए कहानी के साथ बने रहिए। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।